हार्दिक अभिवादन चौधरी साहब। आपने जो सवाल पूछे उसमें पहला सवाल सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के है। असल में ज्योतिष में होता क्या है कि जब तक सही ढंग से विवरण की उपलब्धता ना हो तब तक उसके बारे में कुछ भी विश्लेषण सटीक नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ उसमें संशय बना रहता है या ठीक से चीज़ नहीं हो पाती है। तो सुशांत सिंह राजपूत की जो जन्म पत्रिका है वो हमारे पास एक्यूरेट एक्चुअली है नहीं। नेट पर जो डाली गई हैं उनमें बहुत सारी कंट्राडिक्शंस हैं। वो कंफर्म नहीं है कि वो सुशांत की कुंडली है भी कि नहीं। लेकिन एक चीज़ इसमें हम ज़रूर देख सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई वो हुई रविवार 14 जून को। उस दिन की जो विवरण है उसमें उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और योग जो है वो आयु योग था, तो जिसमें वो पूर्ण नहीं उसको कर सके और वो उसी दिन सूर्य मिथुन में भी गए थे और आषाढ़ संक्रांति थी उस दिन। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इनके बारे में विवरण जो प्राप्त होगा, जो सीबीआई या जो भी हमारी कोर्ट्स और जो हमारे न्याय अधिकरण जो भी कार्य कर रहे हैं उनके जो फैसले होंगे वो जन भावनाओं के अनुरूप आ सकते हैं। जैसा लोग सोच रहे हैं वैसा आ सकता है। इसी के साथ कुछ ऐसा जरूर होगा क्योंकि ऐसी युतियों में जब व्यक्ति का गमन होता है और वह अस्वाभाविक रूप से व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें कुछ नई तरह की चीज़ें निकल के सामने आती हैं। कि सीधे सीधे हम बात तो कर रहे होंगे आत्महत्या के विवरण की, आत्महत्या के प्रकरण की, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो हमने पहले भी एक बार कहा था कि इसमें जैसे ड्रग का कनेक्शन निकल आया, इसमें और कुछ नए तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के या किसी और तरह की भी शोषण और इस तरह की चीज़ें मामले आ सकते हैं। और इसमें जो योग है, त्रिपद योग में क्या होता है कि इसमें 3 स्त्रियों का कुछ इस तरह का रोल देखने को मिलेगा कि जो इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चिन्हित होंगी और वो मुख्य भूमिका अदा करेंगी। कभी भी इसका फैसला आ सकता है, उसमें कितना समय सरकार की तरफ से या जो जांच एजेंसियां हैं वो लेती हैं वो एक अलग बात है। और बिहार के चुनाव पर भी इसका प्रभाव होगा, ये भी आप देखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका कि चीन के बारे में क्या रहेगा और ये गतिरोध कब तक बना रहेगा और क्या स्थिति बनती है। चीन के बारे में हमने सबसे पहले भविष्यवाणी की थी मार्च में, उससे पहले की थी लास्ट ईयर जुलाई में। तो तब तक कोई प्रकरण और कुछ तरह की चीज़ें थी नहीं और अब तो काफ़ी चीज़ें सबके सम्मुख हैं, सब सामने आ ही रहा है। तो चीन से संघर्ष की, चीन से युद्ध की परिस्थितियां सर्वाधिक प्रबल होंगी। पहले भी मैंने आपको कहा था, अभी फिर से इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसमें कई बार कुछ युतियां होती हैं, कुछ संकेत होते हैं, कुछ ग्लिम्पसेस होते हैं, कुछ ऐसी झलकियां होती हैं जो ज्योतिष में प्रतीत होती हैं और दिखाई देती हैं। उसके आधार पर ही बाकी चीज़ों का भी निर्णय किया जाता है। तो ये जो खरमास अभी गया है और खरमास के बाद में, अभी मैं आपके सवाल के बाद मैंने छोटा सा नोट तैयार किया था, तो इसमें 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आश्विन अधिक मास रहा है और उसके बाद द्वितीय चांद्र आश्विन मास है जो 2 से 31 अक्टूबर तक रहेगा। इसमें 5 शुक्रवार हैं तथा 5 शनिवार हैं। ये बहुत सारी चीज़ों को अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा 17 को शनिवारी संक्रांति गई है और इसके बाद जो शनि की विशेष दशम तथा मंगल की अष्टम दृष्टि, मंगल पर शनि की तृतीय दृष्टि तथा मंगल शुक्र के मध्य समसप्तक योग है। ये समसप्तक योग इस तरह की घटनाओं में वृद्धि करता है, इस तरह की संभावनाओं को ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये 1 से 30 नवंबर 2020 तक 5 रविवार हैं, 5 सोमवार हैं और इसमें सामाजिक असुरक्षा की स्थितियां पैदा होती हैं, कहीं ना कहीं छत्रभंग की स्थिति बनती है और राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक गतिरोध भी पैदा होते हैं। तो और कोई ऐसा निर्णय भी होता है, 15 नवंबर को ही मार्गशीर्ष संक्रांति है, रविवासरी अमावस भी उसको कहते हैं, उसमें खप्पर योग बन रहा है और खप्पर योग कृषि से संबंधित चीजों में हानि करता है, धन की हानि करता है और लोगों की यानी जीवात्मा की भी हानि करता है। इसके बारे में शास्त्र में एक उल्लेख आता है
कि यस्मिन् वारेस्ति संक्रांति स्त्रैव माभिता तिथि लोके खरपरम योगोयम जीव धन्यादि नाशकः। तो एक फिर अगेन इसके बाद मार्गशीर्ष मास में 1 से 30 दिसंबर तक 5 मंगलवार हैं तथा भौमवती संक्रांति है जो 15 दिसंबर को है। इससे इन सब के प्रभाव क्या होते हैं? 10 दिसंबर से वृश्चिक राशि पर चतुर्ग्रही योग भी है और मंगल पर शनि की दृष्टि 23 दिसंबर तक रहेगी। इसमें केंद्रीय सरकार को ऐसे कठिन निर्णय करने पड़ सकते हैं जो वो एकदम सहजता से करना ना चाहती हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि जो वो करेंगे और उन निर्णयों का उनको लाभ भी प्राप्त होगा। तो एक तो आप ये मान करके चलें। और जो जहाँ तक संघर्ष की बात है, अभी अमेरिका में चुनाव संपन्न हो जाए उसके बाद ये घटनाएं और तीव्रता ले सकती हैं। अभी चूंकि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसको भी दृष्टिगत रखा जाता है। और ये सिर्फ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कि सिर्फ ये भारत और चीन का संघर्ष नहीं है, इसमें पूरा विश्व धीरे धीरे जुड़ता जाएगा। और ये एक तरह से आप इसे अपरोक्ष रूप से एक विश्व युद्ध के रूप में देख सकते हैं अगर ये बात बनी तो। इसमें एक चीज़ और इंगित करने जैसी होती है कि कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमें बिना शक्ति का प्रदर्शन किए, बिना जन धन हानि किए, बिना अपने किसी तोप गोला बारूद को चलाए और बिना किसी भी तरह के आर्थिक संकट से जूझे बिना ही अगर हम जीत जाएं तो ये तो और भी बड़ी विजय मानी जाती है। तो अभी जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं भारत के पक्ष में, वो सीमाओं के विस्तार की हैं, प्रभुत्व के विस्तार की हैं और भारत के अस्तित्व के विस्तार की हैं। अब ये विस्तार कोई हमारी तरफ से नहीं होगा, लेकिन जो हमारी पुरानी चीज़ें जिस तरह से जकड़ी पकड़ी और कब्जाई गई हैं, उनकी मुक्ति का भी समय है। मैंने पहले भी कहा था, जब आपने जुलाई में और जून में पहले इंटरव्यू किए थे, मई में भी शायद एक बार बात हुई थी, तो उसमें भी मैंने बोला था कि ये कैलाश मानसरोवर भारत का हिस्सा होने के, तिब्बत का भारत का हिस्सा होने के बहुत बड़े योग हैं। और बीच में नेपाल की परिस्थितियाँ ऐसी बनी, सब लोग उस चीज़ को सोचते रहे, लेकिन नेपाल को अंततः भारत का ही साथ देना होगा, क्योंकि नेपाल की विवशता है। वो दिग्भ्रमित होकर के तो चीन के साथ जा सकता है, लेकिन अंततः उसे भारत के ही साथ रहना होगा और नेपाल भी किसी न किसी रूप में आगे चल करके भारत पर निर्भर होगा और भारत से संबंध उसके और मधुर होंगे और बेहतर रहेंगे और ये भारत के भी हित में होगा। तो ये संभावनाएं हैं। अगर युद्ध होता है जिसकी संभावनाएं सर्वाधिक हैं तो भी भारत की विजय होगी। और युद्ध नहीं हुए बिना भी हम अगर अपने मंसूबों को, अपने मंतव्यों को प्राप्त कर लें, अर्जित कर लें, अपनी खोई हुई धरती, खोए हुए आत्मसम्मान, अपने खोए हुए देवालयों को हम वापस अपने भारत की सीमा में प्रतिष्ठित कर सकें, तो ये तो और भी बड़ी विजय मानता हूँ इसको मैं। तो ये इसकी संभावनाएं बनी हुई हैं और ये अगले वर्ष और भी ज़्यादा हो जाएंगी। 1 अप्रैल 2021 से जो नव संवत्सर प्रारंभ होगा, वैसे तो 13 अप्रैल से होगा, लेकिन 1 से ही उसका प्रभाव प्रारंभ मान लीजिए आपके हो जाएगा। ये इस वर्ष के जो स्वामी हैं वो मंगल होंगे और इसके जो मतलब राजा हैं मंगल होंगे और मंत्री भी मंगल होंगे। तो ये अलग तरह के एक संघर्षों को लेकर के और अलग तरह के युद्ध को लेकर के और इन सब चीज़ों को लेकर के इस वर्ष के प्रभाव होंगे। और चूंकि मंगल कहीं ना कहीं माओवाद को और ये जो साम्यवाद है और कम्युनिस्ट है, इस सब को भी किसी न किसी रूप में रिप्रेजेंट करता है, तो ये कुछ इस तरह की अतिरेकपूर्ण घटनाएं अपने जीवन में या अपने निर्णयों में कर सकते हैं जिसके इन्हें नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो ये संभावनाएं बन रही हैं। ये भी समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये जल्दी ही इसकी इस तरह की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। कोरोना से प्रभावित पूरी दुनिया भी रहेगी, भारत भी रहेगा। और मैंने पहले भी कहा था, आपके ही एक इंटरव्यू में कहा था कि पूरी दुनिया में जो भी ग्राफ रेट होगा, मृत्यु का ग्राफ हो, चाहे वो बीमार लोगों का ग्राफ हो, चाहे इससे संक्रमित, बीमारी से संक्रमित व्यक्तियों की सूची, संख्या और उनके प्रभाव क्षेत्र की बात हो, इसमें भारत बहुत सुरक्षित रहेगा और बहुत कम संख्या के साथ और बहुत कम डैमेज के साथ हम इस चीज़ से बाहर निकल सकेंगे। तो एक तो आप ये मानकर चलें, जब तक कि वर्ष परिवर्तित नहीं होता तब तक इसका प्रभाव बना रहेगा, यानी कि अब फरवरी मार्च तक, अप्रैल तक भी इसका प्रभाव आप मान कर चलें। और पूर्ण रूपेण मुक्ति में बहुत समय लग सकता है। जैसा जीवन आप जनवरी 2020 में या अक्टूबर नवंबर 2019 में जी रहे थे, इसके लिए आपको 22-23 तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि 21 में ये जो डैमेज अभी चल रहा है, अभी तो हम संघर्ष में हैं, अभी तो हम नुकसान से जूझ रहे हैं। फिर इसके बाद इस नुकसान की भरपाई से जूझेंगे। फिर बहुत सारी आर्थिक चीज़ें और आर्थिक चीज़, फिर जो नवसंवत्सर है उसका राक्षस नाम है और मंगल, जैसे मैंने बताया, उसके मंत्री और उसके स्वामी हैं, राजा हैं। तो उसमें लेकर के एक अलग तरह की अफरा तफरी, सांप्रदायिक दंगे, कुछ और चीज़ें, कुछ छत्रभंग, किसी एक बड़े राजनेता की मृत्यु का भी योग है।
कोई बड़ा व्यक्ति दुनिया में या भारत में भी कहीं भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। ये भी एक चीज़ इसमें आ रही है। फिल्मों की जो दुनिया है उस पर भी दाग धब्बे और ज़्यादा आ सकते हैं। फिल्मों से जुड़े हुए लोग, लेखन से जुड़े हुए लोग, दुनिया में संगीत से जुड़े हुए लोग और जो प्रभाव क्षेत्र रखते हैं उससे जुड़े हुए लोगों के नए तरह के चेहरे, नई तरह की उनके बारे में कहानियाँ और नए तरह के स्कैंडल्स और षड्यंत्र और आपराधिक पृष्ठभूमियाँ और अधिक ढंग से उजागर हो सकती हैं और आर्थिक स्थितियाँ और ज़्यादा विकट और संकटपूर्ण होने के आसार हैं। थोड़े से सामाजिक ताने बाने में भी ढिलाई आ सकती है या कुछ अप्रियता की स्थिति अनुभव हो सकती है। तो कोरोना तो अभी ये रहने वाला है और हमें इसके साथ अपने आप को ढालना चाहिए और जीवन में जो भी हमारी चीज़ें हैं, स्वच्छता से जुड़ी हैं, हमारी सुरक्षा से जुड़ी हैं, सतर्कता से जुड़ी हैं, जो चीज़ें सरकार जिनको प्रमोट कर रही है, मास्क लगाएं और थोड़ा दूरी रखें और जो भी हाइजीन का प्रयोग करें, ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। इससे हमें लाभ मिलेगा, इससे हमें फ़ायदा होगा। हालांकि यहीं चलते चलते एक और अनुभव आपसे मैं चौधरी साहब आपके माध्यम से शेयर कर रहा हूँ आपके चैनल के दर्शकों के साथ कि ये थोड़ा कोरोना का प्रभाव देखिए हमारे भारत में क्यों कम रहेगा, क्यों कम रहा। इसका एक पक्ष ये भी है कि हम ऑटोमेटिकली ये थोड़े से अनहाइजीन रहते हैं। हम बहुत सारी संक्रमित और प्रदूषित परिस्थितियों में रहने के आदी हैं, इसलिए इस बैक्टीरिया का प्रभाव हमारे जीवन पर कम आ रहा है। जो बहुत ज़्यादा एलीट थे, जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ऐसा करके चलते थे और 10-10 बार सैनिटाइज करते थे हाथों को और सब चीज़ें पश्चिम के देशों में हुआ, वो उनका इम्यून सिस्टम भी उतना ही वीक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही बरते हैं, लेकिन एक पक्ष ये जरूर रहा कि हम ऐसे जीवन के कालखंड में समस्याओं से या संक्रमणों से जूझते रहे जिससे हमारा इम्यून ऑटोमेटिकली ही थोड़ा सा प्रभावी रहा। दूसरी बात, हमारे यहाँ ताज़ा भोजन की जो परंपरा है ये इम्यून को बहुत अच्छा रखती है। ये पश्चिम में नहीं है, वहाँ सब बासा भोजन, ठंडा भोजन और इस तरह की चीज़ें हैं, तो उससे शरीर में उतनी चीज़ें नहीं होती। पश्चिम से और खबरें आ सकती हैं इसके अधिक डैमेजेस की। बिहार में जो चुनाव होने वाला है, असल में इसमें जैसे मैंने पहले सुशांत सिंह के बारे में कहा, वैसे ही इसके बारे में भी कह रहा हूँ कि इनकी नीतीश बाबू की जो कुंडली है वो भी एक सही कुंडली कहीं उपलब्ध नहीं है और प्राय जो बड़े नेता हैं उनके सही विवरण नहीं उपलब्ध रहते हैं सार्वजनिक पटल पर। या तो व्यक्तिगत रूप से उनके पास जो उनके टेबे बनाते हैं, उनके आचार्य कुल पुरोहित उनके पास होते हैं या वो स्वयं अपने पास रखते हैं, लेकिन समाज में कई बार वो कुंडलियाँ, उसके बहुत सारे कारण हैं, इस वजह से वो नहीं दी जाती और दी भी नहीं जानी चाहिए। वो अच्छा है तो लेकिन हम इसको दूसरी विधि से जब देखते हैं तो जो अभी गोचर की ग्रह स्थिति है और भारत के भविष्य फल को देख रहे हैं और उसमें जो प्लेसिंग्स बिहार की है उसमें प्रश्न लगन से और उससे देखते हैं तो भाजपा से समर्थित सरकार के ही बनने की संभावनाएं सर्वाधिक हैं और जो नीतीश कुमार हैं उनके ही मुख्यमंत्री बनने की पुनः संभावनाएं सर्वाधिक हैं। तो ये आप मान करके चलें और कुछ सीटें ऊपर नीचे जरूर इधर उधर हो जाएंगी, लेकिन ये भाजपा नीत सरकार ही भाजपा द्वारा समर्थित, भाजपा द्वारा पोषित और भाजपा द्वारा सशक्त सरकार ही आएगी और उसमें जो मुख्यमंत्री अभी हैं यही मुख्यमंत्री बने रहने की संभावना इनकी सबसे ज़्यादा है। ओम स्वस्तिअस्तु।